नमस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज नंबर 4 में चलते हैं और आज कुछ क्वेश्चंस और हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री विद रिस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट। फाइन मोटर मूवमेंट वो होती है जिसमें स्मॉल मूवमेंट्स होती है, यानी स्मॉल मसल्स की मूवमेंट होती है, जैसे फिंगर्स से पकड़ना या किसी छोटी चीज़ को पकड़ना या ड्रॉ करना, इस तरह की। ग्रॉस मोटर जो होता है उस मोमेंट में होती हैं बड़े मोमेंट्स, बिगर मसल्स की, जिसमें एक्सरसाइज होती है या मूवमेंट होती है, जैसे क्लाइंबिंग करना, किसी जगह पे चढ़ना, उतरना, कूदना, ये जो सब होता है, रनिंग करना, ये सब आता है ग्रोस मोटर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं डॉट जॉइनिंग, छोटे छोटे डॉट्स को ज्वाइन करना, ये एक तरह का फाइन मोटर मोमेंट है। डिक्टेशन, आप बोलें और उसे लिखा जाए, ये भी फाइन मोटर मूवमेंट में आता है। हैंड राइटिंग, यानी कि आप लिख रहे हैं, ये भी फाइन मोटर मूवमेंट में आता है। लेकिन सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ये ग्रॉस मोटर में आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम हाथ से उठा उठा के ऑब्जेक्ट्स को रख रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास में उसकी साइज भी क्या है, बड़ी है। तो ये जो है ये किस में आएगा, ये ग्रॉस मोटर मूवमेंट में आएगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन में से कौन सा है जो दूसरे तीन से डिफरेंट है, तो इसमें आएगा इसका आंसर डी, सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ये चीज़ है, ये डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। At the pre-primary stage, reading aloud while writing is given importance. This is based on which theory of learning? तो जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं प्री प्राइमरी में, नर्सरी में, एलकेजी में, कि उन्हें कहा जाता है, उन्हें ये सिखाया जाता है कि जब भी वो लिखें तो उसे ज़ोर से बोल बोल के लिखें। इसके पीछे हमारा जो मेन एम है वो ये होता है कि बच्चा जैसे ही बोलेगा तो उसको याद होना शुरू हो जाता है, और वो जब लिखता है तो उसकी वो प्रैक्टिस है वो उसे और ज़्यादा रिटेन करने में मदद करती है, यानी कि उसकी एक लिंकेज बन जाती है कि मैं इस तरह से लिखूंगा तो इस लेटर को ए कहा जाएगा। ये बोलने और लिखने दोनों काम एक साथ करने से होता है, तो इसको हम कहेंगे कंडीशनिंग। तो इसका आंसर होगा बी, इसमें जो थियोरी अप्लाई होती है वो होती है कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एमाइल, द नोबेलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक ए और एन, यानी कि यहाँ पर जो एमाइल जो बुक लिखी गई है, द बुक एमाइल और ऑन एजुकेशन जिसे हम पढ़ते हैं रूसो के द्वारा, इसमें उन्होंने क्या कहा था कि एजुकेशन में सबसे अच्छा क्या काम क्या है, क्या बनाना है हमें, किसी को एक अच्छा थिंकर बनाना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है, गुड सिटीजन बनाना है, या रीजनिंग मैन बनाना है। तो एमाइल के अकॉर्डिंग एक अच्छा सिटीजन होना चाहिए, आपको गुड सिटीजन होना चाहिए, यही एजुकेशन का मेन एम है, वो गिना जाता है, इसे ही उसका नोबेलेस्ट वर्क माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following is not taken into consideration while preparing the blueprint for a test? जब हम किसी टेस्ट का ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो हम किस चीज़ को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं? टॉपिक को बिल्कुल लिया जाता है। जब भी आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम टॉपिक को कंसिडर करते हैं, उसके बाद में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर किया जाता है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, आप सिंगल जो ऑप्शन आता है वो क्वेश्चन लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंगे, स्मॉल आंसर्स लेंगे, लॉन्ग आंसर्स लेंगे। तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन टीचिंग टाइम को ब्लूप्रिंट बनाते वक्त कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, टीचिंग टाइम जो है इसको हम ब्लूप्रिंट के टाइम पे नहीं कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The field of study concerned with the construction of thought processes, including remembering, problem solving and decision making, is called. ऐसी फील्ड जिसमें हम क्या करते हैं, हम याद करने की बात करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग की करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि स्टूडेंट की एक ऐसी एबिलिटी जिसमें वो थिंक कर सकता है, वो रीजनिंग कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव, यानी वो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर सकता है, उसको हम यहाँ पर क्या गिनते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में गिनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
साइकोलॉजी पे हमने देखा था कि साइकोलॉजी ने 4 स्टेजेस में अपना जो जर्नी है वो कंटिन्यू रखा है, जिसमें फर्स्ट था सोल, पहले ये आत्मा का था, उसके बाद में मन का या माइंड का जिसे हम कहते हैं उसका साइंस बना, उसके बाद में उसकी जगह कॉन्शियसनेस ने ली, और लास्ट में अब जब हम 4th स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम साइकोलॉजी को एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी क्या है साइकोलॉजी, अभी साइकोलॉजी है साइंस ऑफ बिहेवियर, तो इसका आंसर होगा साइंस ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड द डैश इट बिकम्स, जैसे आप किसी एबिलिटी को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो स्ट्रॉन्गर होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रॉन्गर। आप किसी भी एबिलिटी को अगर बार बार करते हो, यूज़ करते हो, उसके ऊपर काम करते हो, तो वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है, क्या नहीं है इसमें से। अगर आप किसी को किसी काम के बदले में प्राइज़ देते हैं तो ये क्या होगा, मोटिवेशन होगा। अगर आप उसे इंसेंटिव के रूप में कुछ दे रहे हैं तो वो भी क्या है, वो भी एक मोटिवेशन का फैक्टर है। किसी की अगर हम तारीफ़ कर रहे हैं कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, तो ये भी क्या है, एक तरह का मोटिवेशन है। लेकिन प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस को हम किसी भी तरह से मोटिवेशन का फैक्टर नहीं मानते हैं। प्रैक्टिस है वो लर्निंग का फैक्टर है। आप बार बार प्रैक्टिस करके किसी चीज़ को सीख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपको मोटिवेशन मिलता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द लॉन्गर अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज अनयूज्ड देन इट बिकम्स, जब हम किसी क्षमता का, जो हमारे अंदर स्किल है, उसका बहुत लंबे टाइम तक अगर हम उसका यूज़ नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अगर आप बहुत दिनों तक पढ़ेंगे नहीं तो आपकी जो याद रखने की क्षमता है या उसको समझने का जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अगर हम बहुत दिनों तक किसी काम को नहीं करते हैं तो उस काम को करने में हमें कठिनाई महसूस होने लगती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वीकर। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स ओल्ड, 2 से 6 साल का जो काल है उसको हम कौन सा काल गिनते हैं, किस उसमें आता है। तो यहाँ पे आएगा प्री चाइल्डहुड, क्योंकि आप चाइल्डहुड की शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा प्री चाइल्डहुड। इन्फेंसी क्या होता है, इन्फेंसी होता है 0 से 2 साल की एज, जिसको हम इन्फेंसी गिनते हैं। लेटर चाइल्डहुड यानी आफ्टर 12 ईयर्स, और प्री एडोलेसेंस यानी 14 ईयर्स के आसपास की जो एज है। यानी ये तीनों ही बहुत डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर जो 2 to 6 ईयर्स को सिंबलाइज कर रहा है वो है प्री चाइल्डहुड। आज की इस सीरीज़ को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू।